सचिन नर्सिंग एजुकेशन के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, कैंसर। सभी ने सुना हुआ है। कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है कि भगवान ना करे कि किसी को वो बीमारी हो, और जिनको वो बीमारी हो गई है दुआ करते हैं कि उनकी भी ठीक हो जाए। इतनी खतरनाक बीमारी है। अपन दुआ तो कर रहे हैं कि ये बीमारी से किसी का सामना ना हो, लेकिन हमने नर्सिंग किया हुआ है तो हमारा काम है बीमारियों को ठीक करना। तो हमें सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ओंकोलॉजी से। कैंसर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओंकोलॉजी क्या है। ओंकोलॉजी क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी विथ नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है किस चीज की? नियोप्लाज्म की। और एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नियोप्लासिया। ठीक है, नियोप्लासिया क्या है? स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। ठीक है, ओंकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लासिया स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। कंफ्यूज नहीं होना है। नियोप्लाज्म का मतलब समझ जाओगे तो दोनों चीजें आपको समझ आ जाएगी। नियोप्लाज्म क्या होता है? नियो मीन्स क्या होता है? नया। ठीक है, शब्द से ही समझ आ रहा है कि न्यू मीन्स नया। प्लाज्म मीन्स क्या होता है? कोई भी ग्रोथ। ठीक है, कोई भी चीज ग्रोथ हो रही है, ज्यादा ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ मान लेते हैं अपन, ग्रोथ। ठीक है, मतलब नई ग्रोथ। अब नई ग्रोथ किस चीज में हो रही है? हमें पता है कि जो हमारा पूरा शरीर है, जो पूरी बॉडी है, वो किस चीज से बनी हुई है? सबसे जो स्मॉल यूनिट है हमारी बॉडी की वो क्या होती है? सेल। ठीक है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम मिलकर बनाता है हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी बनाता है। तो अगर जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, समझना, कोई ये सेल है। अब सेल में नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मतलब अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है किसी भी सेल में। अब जब ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है सेल में, और उसके बाद में अगर अपन ने जो सेल ज्यादा ग्रोथ कर रही है उस सेल के जो स्टिमुलाई है उसको निकाल दिया। ठीक है, स्टिमुलाई जैसे ये वाली सेल ग्रोथ कर रही है तो इसको अपन ने निकाल दिया, इसको अपन ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद में भी सेल की ग्रोथ नहीं रुक रही है। ठीक है, फिर भी ये ग्रोथ नहीं रुक रही है, फिर भी नियोप्लेसिया चल रहा है। तो ये चीज किस में आती है? कोई ट्यूमर हुआ, कोई नियोप्लाज्म हुआ, ये सारी चीज नियोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है, ट्यूमर, नियोप्लाज्म, ग्रोथ। ठीक है, न्यू ग्रोथ। समझ में आया क्या होता है ओंकोलॉजी? नियोप्लाज्म सीधा सा मतलब है कोई भी सेल, ठीक है, उसमें हद से ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो चीज किस में आती है? ओंकोलॉजी या नियोप्लेसिया में आती है। उसके बाद में अपन दो चीज और पढ़ते हैं, दो सीधे क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ ओंकोलॉजी। अब ओंकोलॉजी के भी एक फादर है, उनका नाम क्या है? बीजे केनेडी। बहुत बार पूछा जाता है सवाल, याद रखना कौन है? बीजे केनेडी। वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इतना समझ में आया कि क्या होता है ओंकोलॉजी। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा कि हॉस्पिटल में ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कैसे पेशेंट रखे जाते हैं? जिनको कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर वाले पेशेंट ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं। तो जो कैंसर होता है वो भी ओंकोलॉजी के अंदर ही आता है। चलिए दोस्तों, अभी टाइप देख लेते हैं अपन ट्यूमर के या कैंसर के। ठीक है, जो कैंसर होता है या ट्यूमर होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर या मेलिग्नेंट ट्यूमर या मेलिग्नेंट कैंसर। अभी यहाँ पे मैंने दो इमेज बनाई हुई है, इसमें एक थैली में पैक है। ठीक है, कैंसर एक थैली में पैक होता है बिनाइन ट्यूमर में, और ये पूरा थैली वगैरह कुछ नहीं होती, फट गया है। थैली में था और वो फट चुका है अभी, तो ये पूरा बाहर निकल गया है। ठीक है, जो ट्यूमर था उसके अंदर जो भी सेल थी जो दूसरी सेल को भी खराब कर रही है वो सब चीजें बाहर निकल गई है। तो एक चीज हमेशा पूछी जाती है कि बिनाइन और मेलिग्नेंट में से ज्यादा डेंजरस कौन सा ट्यूमर रहता है? तो मेलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस देन बिनाइन ट्यूमर। अब यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे थैली में पैक है बिनाइन ट्यूमर में, तो थैली में पैक है तो अभी ये ज्यादा डेंजरस नहीं हुआ है क्योंकि अभी थैली में ही पैक है। ठीक है, इसे निकाल भी लेंगे तो पेशेंट ठीक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ये थैली में से फट गया, ये निकल गया बाहर, तो दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करेगा, पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। तो मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है? ये दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, इसमें थैली वगैरह नहीं रहती, थैली में पैक नहीं रहता, ये बाहर निकल जाता है, थैली फट जाती है तो ये मेलिग्नेंट कैंसर बन जाता है। तो ये ज्यादा डेंजरस है बिनाइन ट्यूमर से। ठीक है, इतना क्लियर है।
दोस्तों जो कैंसर वर्ड है वो वर्ड लिया गया था ग्रीक वर्ड के क्रेप्स वर्ड से। अब क्रेप मीन्स क्या होता है? केकड़ा। केकड़ा देखा है आप लोगों ने कभी? जो केकड़ा होता है वो हर दिशा में चल सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी चल सकता है। उसी तरह जो कैंसर है वो भी कहीं भी फैल सकता है, ऊपर नीचे आजू बाजू, अपने आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में जो कैंसर है वो फैल सकता है। इसीलिए क्रेप्स वर्ड से कैंसर को लिया गया है। ठीक है, इसमें दो टर्म निकल के आती है। पहली टर्म क्या होती है? कार्सिनोमा, और सेकंड टर्म होती है सार्कोमा। आपने कभी भी किसी पेशेंट की कैंसर रिपोर्ट देखी हो तो आपको इन दोनों वर्ड में से कोई वर्ड कोई टर्म देखी होगी आपने, कार्सिनोमा या सार्कोमा। अब जो कार्सिनोमा होता है वो क्या होता है? इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। कार्सिनोमा और सार्कोमा दोनों ही मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, इतना तो कंफर्म है, अगर दोनों वर्ड में से कोई सा भी लिखा है तो पेशेंट को मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब खतरनाक वाला ट्यूमर है, थैली में पेट नहीं है, ट्यूमर ट्यूमर फट गया है। ठीक है, तो कार्सिनोमा क्या होता है? इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, जिससे ऑर्गन की जो लेयर्स बनती है वो एपिथेलियल टिश्यू, उनमें अगर कैंसर हुआ है, ठीक है, वहां तक कैंसर फैला है तो वो चीज क्या होगी? कार्सिनोमा, उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। और सार्कोमा क्या होता है? इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। दोनों को अपन मिजनकाइमल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सार्कोमा मतलब कि जो कैंसर है वो कनेक्टिव टिश्यू तक फैल गया है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ब्लड बोन जो कनेक्ट करके रखते हैं हमारी बॉडी को, तो इनमें फैल गया है तो क्या होगा? सार्कोमा। अब सार्कोमा और कार्सिनोमा में से डेंजरस कौन सा है? ये एपिथेलियल टिश्यू तक फैला है, मतलब कि ऊपर की लेयर तक ही फैला है ये वाला कैंसर। लेकिन जो सार्कोमा है ये पूरे ब्लड में, बोन्स में कहीं भी फैल सकता है। ठीक है, तो ज्यादा डेंजरस तो सार्कोमा ही होगा, क्योंकि अगर ब्लड में फैल गया तो पूरी बॉडी में तो ब्लड सब जगह होता है, तो सब जगह कैंसर फैल सकता है। तो जो सार्कोमा होता है वो कार्सिनोमा से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सार्कोमा आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू कार्सिनोमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होता है? इंक्रीज द साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। मतलब कि कोई सेल है जिसका जितना नॉर्मल डेवलपमेंट होना था उससे भी ज्यादा डेवलप हो गई है वो सेल। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल जो फाइंडिंग सेल की थी उससे ज्यादा डेवलप हो गई है, तो वो कंडीशन क्या होती है? हाइपरट्रोफी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये कोई सेल है, नजर आ रहा है आपको? ये सेल है, इसकी नॉर्मल जो ग्रोथ थी वो इतनी होनी थी। ठीक है, इसका डेवलपमेंट इतना होना था और वो बस खत्म था फिर। लेकिन इसका डेवलपमेंट इससे ज्यादा हो गया है, कहीं ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये सेल ज्यादा बड़ी हो गई है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी। क्लियर है? दूसरी हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है हाइपरप्लेसिया। अब हाइपरप्लेसिया क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा था? डेवलप हो रही थी, सेल का साइज बढ़ रहा था, और इसमें क्या हो जाएगा? सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। मतलब कि कोई सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी टिश्यू में जैसे 50 सेल होनी चाहिए और उसमें हो गई 100, 1000, ऐसे सेल के नंबर से बढ़ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, हाइपरट्रोफी में साइज बढ़ जाता है सेल का और हाइपरप्लेसिया में नंबर्स बढ़ जाते हैं सेल के। ठीक है, इतना कंफर्म है। हमारा थर्ड जो है वो है मेटाप्लेसिया। अब मेटाप्लेसिया क्या होता है? एक अडल्ट टिश्यू का दूसरे अडल्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, मतलब कि एक अडल्ट टिश्यू दूसरे अडल्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? मेटाप्लेसिया। जैसे ब्लैडर है, आपको पता है जो हमारा ब्लैडर होता है वो कौन सा टिश्यू से बना होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ब्लैडर की जो लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की होती है। लेकिन अगर जो ब्लैडर है उसमें कोई स्टोन हो जाए, स्टोन होने की वजह से जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है ये स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि एक अडल्ट टिश्यू दूसरे अडल्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें पहले कौन सी थी? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू था, और ये कन्वर्ट किस में होगा? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? मेटाप्लेसिया। ठीक है, एक और एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है जो पूछा जाता है कि जो जीईआरडी का पेशेंट होता है, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का जो पेशेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो लोअर स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये लूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके स्टोमक का एचसीएल है वो उल्टा इसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका इसोफेगस जलने लगता है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? बेराटे इसोफेगस। ठीक है,
अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले तो आप पूछेंगे कि क्या आपको खाने की नली का कैंसर था, तो वो बोलेगा हाँ खाने की नली का कैंसर है। तो आप उससे बोलना कि आपको क्या GERD था, वो बोलेगा हाँ GERD था। आप बोलना कि आपको क्या गैस वेस ऐसे बनती थी, बोलेगा हाँ बनती थी। तो उसको GERD था, मतलब कि उसका जो HCl था वो उल्टा, क्योंकि उसका लोअर स्फिंक्टर खराब हो गया था तो वो उल्टा इसोफेगस में जा रहा था, और उसकी इसोफेगस जलने की वजह से उसको खाने की नली का कैंसर हो जाता है, जिसको अपन बेरेटे इसोफेगस कहते हैं। इतना क्लियर है। और एक और चीज, जब ये अपने इसोफेगस की जो टिश्यू होता है, इसोफेगस कौन से टिश्यू से बना होता है, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल से। जब ये जलने लगता है HCl की वजह से तो ये कोलुमनार एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, ये तीनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? वन टिश्यू इन्वॉल्व और पेनिट्रेट इनटू नियर बाय टिश्यू, मतलब कि जो कैंसरियस टिश्यू है वो अपने नियर बाय या पास वाले टिश्यू का सराउंडिंग टिश्यू में पेनिट्रेट कर गया है, मतलब कि उसमें घुस गया है। मतलब कोई खराब टिश्यू, जो कैंसर वाला टिश्यू है वो अच्छे टिश्यू को भी खराब कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? इन्वेजन, मतलब पास वाले टिश्यू में घुस रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसे हम इन्वेजन कहते हैं। अब जो इन्वेजन है ये सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर में ही प्रेजेंट होता है। मैंने पढ़ाया था आपको कि दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक मेलिग्नेंट होता है, एक बिनाइन होता है। ठीक है, मेलिग्नेंट कैंसर और बिनाइन कैंसर। तो जो इन्वेजन वाली टर्म है, जो इन्वेजन वाली कंडीशन है कि एक सेल एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये कंडीशन सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर में ही पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में है डिस्प्लेसिया। अब डिस्प्लेसिया क्या है? अल्टरेशन इन साइज, शेप एंड फंक्शन, मतलब कि जो कोई सेल है उसके साइज में, सेल में एंड फंक्शन में अल्टरेशन आ गया है, मतलब कि पूरे खराब हो गई है वो सेल, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसका साइज समझ नहीं आ रहा, उसका फंक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है? डिस्प्लेसिया। ठीक है, वेल डिफरेंशिएट सेल कन्वर्ट इनटू पुअरली डिफरेंशिएट सेल, मतलब कि एक सेल है जो वेल डिफरेंशिएट थी पहले और वो एक पुअरली डिफरेंशिएट सेल में कन्वर्ट हो गई है, मतलब कि अपन डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरह की सेल है। एक तरह से मैं आपको समझाऊं तो जैसे ये कोई सेल है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके जो बाकी के सेल ऑर्गेनेले हैं इसका अपने को समझ आ रहा है अगर अपन देखें तो कि हाँ ये पूरी ठीक है, सेल में कोई दिक्कत नहीं, खराबी नहीं है। लेकिन जो डिस्प्लेसिया की कंडीशन में क्या होता है, जो सेल है वो पुअरली डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते अपन कि क्या है, कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ ऑर्गेनेले है, पूरा खराब हो जाती है, मतलब पूरा रद्दी ऐसी सेल हो जाती है कैंसर वाली कंडीशन में। तो वो कंडीशन क्या होती है? डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया समझ गए। उसके बाद में क्या है? कार्सिनोमा इंसिटू। अभी कार्सिनोमा इंसिटू क्या होता है? जो कार्सिनोमा इंसिटू का मतलब होता है प्री कैंसरियस कंडीशन, मतलब कि कैंसर से पहले की कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? कार्सिनोमा इंसिटू। अब इससे क्या समझे कि अगर इस कंडीशन को ठीक नहीं किया गया तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, इफ कार्सिनोमा इंसिटू इज नॉट ट्रीटेड देन इट कन्वर्ट इनटू कैंसर, मतलब कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, कार्सिनोमा इंसिटू क्लियर है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेटास्टेसिस। अभी मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या होता है? द कैंसर सेल स्प्रेड इनटू अदर ऑर्गन एंड इन्वॉल्व द कैंसर कंडीशन, मतलब कि किसी एक ऑर्गन में कैंसर हुआ है, ठीक है, और वो वहां से कैंसर दूसरी ऑर्गन में पहुंच गया है, ऐसे फैलता जा रहा है, कैंसर स्प्रेड होता जा रहा है, पूरी बॉडी को उसने चपेट में ले लिया अपनी। ठीक है, पूरी बॉडी को खराब करता जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? मेटास्टेसिस। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि जो मेटास्टेसिस है ये सिर्फ मेलिग्नेंट कैंसर वाले केस में ही होता है। ठीक है, मेटास्टेसिस मेलिग्नेंट वाले केस में ही होगा, क्योंकि जो बिनाइन वाला ट्यूमर था वो तो मैंने बताया था कि थैली में पैक होता है। मैंने दो टाइप के ट्यूमर आपको बताए थे, बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, तो मेलिग्नेंट में ही मेटास्टेसिस होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैंसर स्प्रेड हो रहा है, बिनाइन में नहीं होगा। तो ये क्लियर है। जैसे लीवर का कैंसर लंग्स में फैल जाता है, और एक और लिम्फ का कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर ब्लड में फैल जाता है, ब्लड में फैल जाता है। तो ये सारी कंडीशन क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन्वेजन, डिस्प्लेसिया, कार्सिनोमा इंसिटू एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या अंतर होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, फिर लिखा हुआ है बिनाइन और फिर लिखा है मेलिग्नेंट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैप्सूल। तो जो बिनाइन ट्यूमर है ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है, मतलब कि एक थैली में पैक होता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता, ये अनकैप्सुलेटेड होता है, इसमें कोई थैली नहीं होती, ये पूरा मतलब स्प्रेड होता है, सब जगह स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है, कैप्सूल वाला अंतर क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा ग्रोथ। तो जो बिनाइन ट्यूमर है इसकी ग्रोथ स्लो होती है, ठीक है, स्लो होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है,
मतलब एक सेल से दूसरे सेल में बदलने में इसमें टाइम लगता है। जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो खराब वाला कैंसर है, जो बहुत गंदी क्वालिटी का कैंसर है ना, जो ज्यादा डेंजरस कैंसर है, उसमें क्या होता है, रेपिड ग्रोथ होती है, मतलब की ग्रोथ तेज होती है। उसके बाद में क्या है, इन्वेजन। इन्वेजन अभी हमने पढ़ा था कि एक सेल दूसरी सेल में पेनिट्रेट कर रही है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में पेनिट्रेट कर रहा है। तो बिनाइन ट्यूमर में ये नहीं होता, ठीक है, इन्वेजन बिनाइन ट्यूमर में नहीं पाया जाता, मतलब कि एक सेल दूसरी सेल में पेनिट्रेट नहीं करती बिनाइन ट्यूमर में। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में ये करती है, इसमें प्रेजेंट होता है इन्वेजन, मतलब एक सेल दूसरे सेल में पेनिट्रेट कर रही है। उसके बाद में है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है कि किसी एक ऑर्गन में कैंसर है तो उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर फैल रहा है, जैसे लीवर का कैंसर लंग्स में फैल रहा है, तो ये कंडीशन मेटास्टेसिस होती है। तो बिनाइन ट्यूमर में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता, याद रखना है ना। और मेलिग्नेंट में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि बिनाइन से मेलिग्नेंट कितना डेंजरस है। सारी जो गलत चीजें हैं सब मेलिग्नेंट में पाई जा रही है। बिनाइन में क्या है, सिर्फ एक कैंसर है जो कैप्सुलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब रीअक्रेंस, इसमें नो रीअक्रेंस है। रीअक्रेंस क्या मतलब कि एक बार ठीक होने के बाद में, रिकवर होने के बाद में क्या ये वापस हो सकता है, तो इसमें नो रीअक्रेंस मतलब ये दोबारा नहीं होता। कैप्सुलेटेड फॉर्म में एक बार ऑपरेशन करके निकाल दिया तो दोबारा होने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, फैलने के कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, रीअक्रेंस है, ठीक होने के बाद में भी कभी ना कभी वापस होने की संभावना रहती है, ठीक है, हो सकता है रीअक्रेंस पाया जा सकता है इसमें मेलिग्नेंट ट्यूमर में। उसके बाद में क्या है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए आप, है ना। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि जो सेल होती है, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मतलब उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर है इसमें साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, जैसे एक सेल है, ठीक है, नजर आ रही है आप लोगों को, एक सेल है, एक न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियस है अपना, जिसे अपन केंद्रक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बिनाइन वाला ट्यूमर होता है, इसमें क्या रेशियो होता है कि जो न्यूक्लियस है ये सिर्फ 1 गुना होता है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है, जो बाहर का द्रव है, ये 5 गुना होता है। ये रेशियो होता है 1:5 का रेशियो होता है बिनाइन में। जबकि इसका पूरा उलट होता है किसमें, मेलिग्नेंट में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, 1:1। मतलब जितना बड़ा केंद्रक है उतना ही साइटोप्लाज्म है, केंद्रक का साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये मेलिग्नेंट में हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं कि अपन ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये नॉन डिफरेंशिएट होता है, इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, पुअरली डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। ये सारे अंतर आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी क्लियर है कि क्या क्या अंतर होता है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट में। इतना क्लियर है कि बिनाइन से ज्यादा खतरनाक होता है मेलिग्नेंट, क्योंकि इसमें सारी चीजें पाई जाती है, इसमें इन्वेजन पाया जाता है, इसमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे फैल गया कैंसर तो फिर रुक ही नहीं सकता, वो सारी दूर फैल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। अभी आगे देखते हैं। सेल की साइज, शेप एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे ग्रेडिंग में बांटा जाता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या होती है, 4 ग्रेड में बांटा जाता है सेल को, ठीक है। तो इस ग्रेडिंग में बांटने के लिए किसकी जरूरत होती है, बायोप्सी करने की। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ग्रेडिंग के लिए क्या जरूरी है, बायोप्सी, ठीक है, सेल की बायोप्सी की जाती है। कोई भी टिश्यू हुआ, सेल हुआ, उसे निकालकर उसकी बायोप्सी करेंगे, फिर पता करेंगे कि इसकी ग्रेड क्या है, ठीक है, सेल मतलब कितना खराब हुआ है, कितना ठीक है, इसका पता करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम होता है, और उसके लिए किया जाता है बायोप्सी, ठीक है, ये याद रखना, बायोप्सी। अब क्या होता है, एनी मेलिग्नेंट सेल इन्वॉल्व इनटू टिश्यू एंड सेल, देन सेल लॉस हिज और हर फंक्शन, साइज एंड शेप ड्यू टू प्रोलिफरेशन। मतलब कि उसने अपना कितना सेज, साइज एंड फंक्शन लूज किया है, इसका पता लगाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाया जाता है, बायोप्सी के द्वारा। इसे पता लगाने के लिए कि अगर फर्स्ट ग्रेड है तो जो सेल है उसकी कंडीशन कैसी होगी, जो सेल होगी वो वेल डिफरेंशिएट होगी, ठीक है। वेल डिफरेंशिएट सेल, ठीक है। वेल डिफरेंशिएट सेल कैसी होगी, बिल्कुल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो पूरी होगी, सेल उससे इंटेक्ट होगी, और पूरी नॉर्मल, मतलब अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, पता लगा सकते हैं कि कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ सेल ऑर्गेनेल है। तो वेल डिफरेंशिएट अगर सेल है तो कौन सी ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट, इतना क्लियर है। ग्रेड सेकंड में क्या होगा, माइल्ड डिफरेंशिएट,
ठीक है। माइल्ड डिफरेंशिएट, अब माइल्ड डिफरेंशिएट में कैसी सेल होगी, थोड़ी सी खराब टाइप, ठीक है। माइल्ड डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन, हल्का फुल्का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रेड 3, ग्रेड 3 में जो सेल की कंडीशन हो कैसी हो जाएगी, मॉडरेट डिफरेंशिएट, मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो ग्रेड 3 में कौन सा हो जाएगा, मॉडरेट डिफरेंशिएट। साथ साथ में आप भी लिखते जाना। मॉडरेट डिफरेंशिएट सेल, मॉडरेट डिफरेंशिएट सेल और खराब हो गई, ऐसी हो गई थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अपने को डिफरेंशिएट करने में। और जो ग्रेड 4 है ये तो पुअरली डिफरेंशिएट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है डिफरेंशिएट करना, तो ये ग्रेड 4 है, ठीक है। पुअरली डिफरेंशिएट, पुअरली डिफरेंशिएट कैसी, पूरी खराब हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई है सेल की, ठीक है, पहचानने लायक ही सेल नहीं है, तो वो पुअरली डिफरेंशिएट सेल है। इतना क्लियर है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा, वेल डिफरेंशिएट सेल रहेगी, ठीक से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो अपन ग्रेड फर्स्ट दे देंगे, और किसकी सहायता से देंगे, बायोप्सी की सहायता से, ठीक है। बायोप्सी करेंगे सेल की और उसके द्वारा अपन पता लगाएंगे कि इसकी सेल की ग्रेड क्या है। अगर फर्स्ट ग्रेड है तो वेल डिफरेंशिएट है, सेकंड ग्रेड है तो माइल्ड डिफरेंशिएट सेल है, अगर थर्ड ग्रेड है तो मॉडरेट डिफरेंशिएट सेल है, और अगर फोर्थ ग्रेड है तो पुअरली डिफरेंशिएट सेल होती है, मतलब कि कोई काम की सेल नहीं बची, पुअरली डिफरेंशिएट हो गई, बिल्कुल इधर उधर हो गई ये सेल। इतना क्लियर है। ग्रेडिंग सिस्टम समझ में आया है क्या होता है, बायोप्सी की सहायता से अपन सेल का पता लगाते हैं कि उसकी कंडीशन किस तरह की है ना। अभी आगे देखते हैं कि स्टेजेस, आपने सुना होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि यार कौन सी स्टेज का कैंसर है, कोई बोल देता है कि यार मुझे तो थर्ड स्टेज का कैंसर है, तो उसको हार्ट अटैक, कैंसर से बाद में मरता है, हार्ट अटैक से पहले मर जाता है, ऐसा होता है ना। तो अपन अभी पता लगाएंगे कि स्टेजेस क्या होती है, ठीक है, कैसे पता लगाया जाता है स्टेजेस के बारे में। अभी अपने ग्रेडिंग का पता लगाया, ग्रेडिंग अलग है, स्टेजेस अलग है ना। पेशेंट कैंसर की कौन सी स्टेज से सफर कर रहा है, इसका पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। आप लोग भी इसका पता कर सकते हैं, जो पेशेंट है कैंसर से सफर कर रहा है उसकी फाइल में देखना, ठीक है। आप लोग भी समझ जाएंगे कि ये पेशेंट कौन सी स्टेज से सफर कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे, स्टेजिंग ऑफ कैंसर इन द स्टेज, असेस द ट्यूमर साइज। सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्यूमर साइज, फाइल में सब लिखा होता है, ट्यूमर साइज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, कितने लिम्फ इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, और मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं, असेस द मेटास्टेसिस। ये तीनों चीजें पता करके हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट कौन सी स्टेज से सफर कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, टीएनएम क्लासिफिकेशन, मतलब कि ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस, ये तीनों से हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को कौन सी स्टेज है कैंसर की। तो आपने फाइल में देखा होगा या अभी तक नहीं देखा तो देखिएगा। T0 का मतलब क्या होता है, जो ट्यूमर है, टी का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। सबसे पहले तो यही पता लगा लो आपके टी मतलब ट्यूमर होता है। तो T0 का मतलब क्या होता है, जो ट्यूमर है, जो गांठ है वो 0 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ट्यूमर साइज इज, ठीक है, T0 मीन्स है जो ट्यूमर है वो 0 सेंटीमीटर का है, मतलब जो गांठ बनी है अभी तक 0 सेंटीमीटर की है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन स्टेज के पता कैसे लगाते हैं, आगे देखेंगे, पहले इन्हें समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में TIS क्या है, मैंने आपको बोला था कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। तो TIS क्या होता है, कार्सिनोमा इन सिटू। अगर ऐसा कुछ लिखा है फाइल में तो मतलब प्री कैंसरियस स्टेज है, आपको पता चल जाएगा कि वो प्री कैंसरियस स्टेज है, अभी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है अगर इलाज नहीं कराया तो, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो, ठीक है। उसके बाद में T1 में क्या होता है, जो गांठ है वो 1 या 1 से ज्यादा सेंटीमीटर की हो गई है, तो ट्यूमर या तो 1 सेंटीमीटर की है या 1 से ज्यादा सेंटीमीटर की हो गई है, ठीक है। ये ज्यादा का मार्क होता है और ये बराबर का मार्क होता है, या तो 1 सेंटीमीटर की है या 1 से ज्यादा सेंटीमीटर की है। उसके बाद में T2 क्या होता है, जो ट्यूमर है, ट्यूमर का साइज कितना हो गया है, 2 सेंटीमीटर हो गया है या 2 से ज्यादा हो गया है, ठीक है। T3 का मतलब क्या होता है, जो ट्यूमर साइज है, जो ट्यूमर साइज है वो 3 या 3 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम है।
5 सेंटीमीटर से कम है। 3 से तो ज्यादा है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम है अगर T3 लिखा हो तो। और अगर T4 लिखा है तो जो ट्यूमर का साइज है, ट्यूमर साइज 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है, मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सारी चीजों में हम आगे देखेंगे कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। T0 का मतलब जो ट्यूमर है वो 0 सेंटीमीटर का है। TIS का मतलब क्या होता है, कार्सिनोमा इन सिटू। T1 या ट्यूमर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, T2 क्या होता है, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है साइज ट्यूमर की। T3 मीन्स 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम है। T4 यानी 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा का हो गया है ट्यूमर, मतलब गठान जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर है कैसे पता लगाते हैं। अभी आगे देखते हैं। ये तो हमने ट्यूमर देख लिया। ठीक है, TNM में हमने ट्यूमर देख लिया। उसके बाद में हम जो नोड है उसके बारे में अभी देखते हैं कि नोड कितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। स्टेजिंग ऑफ कैंसर में अपन ने ट्यूमर के बारे में देख लिया था। T1 यानी क्या होता है, T2 यानी क्या होता है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था उसमें, TNM क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें अपन ने ट्यूमर के बारे में देख लिया था। अभी अपन नोड के बारे में देखेंगे। तो नोड के बारे में क्या देखेंगे कि अगर N0 लिखा है तो मतलब अभी तक नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है कैंसर वाली कंडीशन में। कौन सा नोड, लिम्फ नोड। कोई भी लिम्फ नोड अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ये लिम्फ नोड्स हैं, अभी तक कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक जो नोड है वो सही सलामत है। तो N0 है। N1 यानी क्या होता है कि 1 नोड इन्वॉल्व, मतलब कि एक नोड इन्वॉल्व हो गया है, इसमें से कोई सा एक नोड इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, सारे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, अभी तक एक नोड इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या, N1। N2 यानी क्या होता है, 2 और मोर देन 2 बट नॉट वॉल, मतलब कि एक से ज्यादा हो गए हैं, दो से ज्यादा हो गए हैं लेकिन पूरा जो नोड है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जैसे कि 1 हो गए, 2 हो गए, लेकिन जो पूरा नोड है ये पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, तो N2। उसके बाद में N3 यानी क्या होता है, वॉल नोड इन्वॉल्व, जो ये पूरा नोड है यही इन्वॉल्व हो गया है। जब ये इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, N3। अभी जिस चीज का आपको इंतजार है कि स्टेजिंग कैसे पता करते हैं उसका हम पता लगाएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इनका मतलब क्या होता है, तभी समझ में आएगा कि स्टेजिंग कैसे क्या पता लगाते हैं। तो इतना क्लियर है। N0 मीन्स एक भी नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 मीन्स एक नोड इन्वॉल्व है। N2 मीन्स 2 या 2 से ज्यादा नोड इन्वॉल्व है लेकिन पूरा नोड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वोल नोड इन्वॉल्व। N3 मीन्स कि पूरा नोड इन्वॉल्व हो गया है। उसके बाद में अपन M क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, 2 ही चीजें हैं, बहुत इजी है ये तो, कि M0 यानी नो मेटास्टेसिस, मतलब कि अभी तक मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। M0 मीन्स मेटास्टेसिस पढ़ा था हमने पहले। मेटास्टेसिस मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैंसर फैल रहा है, स्प्रेड होना। अब स्प्रेड होने लग गया तो ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर में फैल जाता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और M1 मीन्स क्या होता है, यस मेटास्टेसिस, मतलब कि मेटास्टेसिस होने लग गया है, दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होने लग गए हैं कैंसर की वजह से। अब पता कैसे लगाते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अपन ने ट्यूमर देखा था जिसमें अपन लिख लेंगे T1, T2, T3 और T4, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद में अपन नोड लिख लेंगे N0, N1, N2 और N3। उसके बाद में मेटास्टेसिस लिख लेंगे M0, M0, M0 और M1। ये है स्टेजिंग। कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिले, फाइल में ऐसा लिखा रहता है T1, N0, M0, मतलब कि ट्यूमर है जो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का है लेकिन एक भी नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है और अभी तक मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो कौन सी कंडीशन है, कौन सी स्टेज है, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में जो ट्यूमर है वो 2 या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का है, एक नोड इन्वॉल्व हो गया है और मेटास्टेसिस अभी तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है, स्टेज सेकंड, मतलब कि स्टेज सेकंड वाली कंडीशन है। उसके बाद में T3, मतलब कि जो ट्यूमर है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा का है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम का है, तो और 2 नोड इन्वॉल्व हो गए हैं लेकिन पूरा नोड अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, और मेटास्टेसिस भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कौन सी कंडीशन है, स्टेज थर्ड। उसके बाद में स्टेज 4 में ये सबसे खतरनाक कंडीशन है। ठीक है, इसमें बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये कौन सी कंडीशन आ जाती है स्टेज 4 में, कि
T4 मीन्स बताया था मैंने 5 सेंटीमीटर से जो ट्यूमर है उसका साइज बढ़ गया है, 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो गए हैं। और N3 मतलब कि पूरा नोड इन्वॉल्व हो गया है, 1-2 की बात नहीं, पूरा नोड इन्वॉल्व हो गया है। और M1 और मेटास्टेसिस भी चालू हो गया है। स्टेज 4 में मेटास्टेसिस होने लग जाता है, मतलब कि एक ऑर्गन से कैंसर दूसरे ऑर्गन में फैलने लग जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर कैंसर को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कब तक रोकेंगे, इधर एक जगह होगा फिर दूसरी जगह हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज 4 समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ईजी है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। और एक और चीज, जो स्टेज फर्स्ट है इसमें 70 से 90% तक रिकवरी पॉसिबल है, 70 से 90% तक ठीक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद में नोड इन्वॉल्व हुआ नहीं है, मेटास्टेसिस हुआ नहीं है, तो 70 से 90% तक रिकवरी पॉसिबल है। उसके बाद में सेकंड जो स्टेज होती है इसमें 50% तक चांसेस है रिकवरी के। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं रिकवरी होने के। उसके बाद में जो स्टेज थर्ड होती है इसमें 20% चांसेस होते हैं रिकवरी के। और स्टेज फोर्थ में ये जो सबसे खतरनाक स्टेज है कि भगवान ना करे कोई इस स्टेज में जाए। ठीक है, स्टेज जिसमें मेटास्टेसिस चालू हो जाता है, वो सिर्फ 5% चांसेस ऐसे हैं कि रिकवर हो जाए, सिर्फ 5% चांसेस होते हैं रिकवरी के, क्योंकि मेटास्टेसिस चालू होने के बाद में कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। और भी जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी साथ साथ में आ जाती है, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारी ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन भी दी जाती है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियों के होने का खतरा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रिकवरी 5% ही पॉसिबल है। ठीक है, ये पूरी चीजें क्लियर है। स्टेजिंग कितनी होती है, क्या होती है, 4 स्टेज होती है और कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। मुझे नहीं लगता कि अभी स्टेज का पता लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे क्या लगाते हैं, नोड है और ट्यूमर और मेटास्टेसिस, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ऑन्कोलॉजी क्या होता है, उसके बाद में अपन ने जो कैंसर होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में पढ़ा, बिनाइन कैंसर क्या होता है, मेलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद में अपन ने ग्रेडिंग पढ़ा था, ग्रेडिंग क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड पढ़ा था। उसके बाद में अपन स्टेजिंग पढ़ ली, स्टेजिंग कैसे डिवाइड करते हैं अपन खुद भी देख सकते हैं, स्टेजिंग कौन से स्टेज से सफर कर रहा है कैंसर पेशेंट। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने इस लेक्चर के दौरान डिस्कस की है। ठीक है, फालतू की कोई सी भी चीज मैंने नहीं पढ़ाई। लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा संभावना रहती है। उसके बाद में अपन ये कैंसर की अपनी फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, पार्ट वाइज अपन इसको अपलोड करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में अपन एटियोलॉजी पढ़ेंगे, क्या कोज होते हैं कैंसर के, क्या क्या कोज हो सकते हैं। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे और कीमोथेरेपी कौन दी जाती है और उनके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीजें हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ।